किताब तो मैंने इसलिए की थी कि एक डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी था कि आगे आने वाली पीढ़ी को या लोगों को पता चल सके कि किस तरह का स्कैम हुआ था और कैसे हुआ था। तो जब हम 30,000 करोड़ के घोटाले की बात करते तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट था, और वो भी साल 2003 का जो 30,000 करोड़ है, आज कुछ नहीं तो लाख 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। तो इतना जो पैसा था वो था किसका? वो जनता का पैसा था जो सिस्टम में से चोरी करके किया गया। 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर भलाई के कामों पे खर्चा किया जाए तो कितने लोगों का भला हो सकता है। एज अ पत्रकार कहा जाए कि अलग अलग तरह के दबाव तमाम वगैरह आए थे, अंडरवर्ल्ड से धमकी आई थी, कैरेक्टर के बारे में भी बात की गई थी। यहाँ तक कि बहुत फेमस किस्सा था जो आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री होम मिनिस्टर छगन भुजबल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से ने जब सवाल पूछा तो मुझे कह दिया था कि इस तरह का कोई सवाल पूछेगा तो चप्पल उतार के मारूंगा। तो 2003 में रियल पत्रकारिता होती थी, 2023 में पत्रकारिता हो भी रही है या नहीं रही है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। भारतीय मनोरंजन जगत में एक ना एक प्रयोग होते आए हैं। अब देखिए, एक और प्रयोग हुआ है कि कहानी आधी दिखा दी गई है, लेकिन अब तक कहानी का हीरो सामने नहीं आया है। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज स्कैम 2003 की, जो कि करोड़ों के फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी की जिंदगी पर बनी है। तो जाहिर है, अगर किसी नेगेटिव किरदार के ऊपर कहानी बनी है तो उसी से कहानी की शुरुआत होगी, लेकिन उसका पतन कैसे होता है, वो सलाखों के पीछे कैसे जाता है, और उसको मदद करने वाले लोग किस तरह से एक एक करके जेल भेजे जाते हैं, उस कहानी के पीछे भी एक शख्स होता है। उस कहानी में एक नायक भी होता है। तो नायक का इंट्रोडक्शन अब उस वेब सीरीज के दूसरे हिस्से में होने वाला है। तो मेरे साथ वो नायक इस वक्त मौजूद हैं। उनका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह जी का परिचय यह है कि संजय सिंह जी 2.5 दशकों से मुंबई में पत्रकारिता करते आए हैं, लेखक भी हैं। इनकी 4 किताबें आ चुकी हैं, और जिस किताब पर ये वेब सीरीज बनी है, तेलगी स्कैम एक रिपोर्टर की डायरी, उसके लेखक भी यही हैं। और ना केवल इस किताब के लेखक हैं, बल्कि इस स्कैम का पर्दाफाश भी संजय सिंह जी ने ही किया। दरअसल तेलगी ने जो घोटाला किया था, उसको लेकर एक एसआईटी बनाई गई थी, और उस एसआईटी की रिपोर्ट को इन्होंने लीक किया था। उस रिपोर्ट के आधार पर वापस से एक और एसआईटी गठित की गई, एक रिटायर्ड डीजी के मातहत, और फिर एक एक करके ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई जो कि तेलगी को उसका काला कारोबार चलाने में मदद कर रहे थे। तो आइए बात करते हैं संजय सिंह जी से, और इनसे समझते हैं कि आखिर क्या कुछ हमें देखने मिलेगा स्कैम 2003 के दूसरे हिस्से में। संजय जी, सबसे पहले तो आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि पहले हिस्से में हमने देखा कि तेलगी ने किस तरह से अपने काले कारोबार को शुरू किया, फर्जी स्टैम्प पेपर उसने छापना शुरू किया, और आखिर में हमें कुछ हिंट मिलता है कि उसके पतन की शुरुआत होती है। तो हम पूरी कहानी तो नहीं चाहेंगे कि आप बता दें, लेकिन कुछ हमें अगर उसकी आप वानगी बता पाए कि जो दूसरा हिस्सा होगा इस वेब सीरीज का, उसमें हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरी किताब पर जो तेलगी स्कैम रिपोर्टर की डायरी है, उस पर जो वेब सीरीज बनी है स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी, तो उसका पहला वॉल्यूम जो है जो वो समाप्त होता है जब तेलगी ने हजारों 84 करोड़ रुपए जो थे वो लगभग एक रात में एक बार डांसर पर उड़ा दिए थे। अब ये अपने आप पे स्ट्रेटेजी की पॉइंट पे एंड हुआ, क्योंकि अब तक जो कहानी थी उसमें ऊपर के तौर पे ग्राफ गया था कि तेलगी क्या ने शुरुआत कैसे की, कैसे उसने फर्जी स्टैम्प पेपर का पूरा नेटवर्क बनाया, साम्राज्य बनाया, कैसे बेचा, कैसे सरकारी अधिकारी पुलिस अधिकारियों की मिली भगत से उसने बेचा। लेकिन ये एक जो घटना थी, इसके बाद से उसका जो पतन है वो शुरू होता है, और ये तकरीबन बात थी सन 2000 के शुरुआत की बात थी, जिसके बाद में जांच वगैरह शुरू हुई थी। और ये वही दौरान था कि हम पत्रकारिता में थे, मैं भी था, आप भी थे पत्रकारिता में उस दौर पे। और जब मुझे पता चला कि इस तरह की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर तेलगी के कामकाज का पूरा कच्चा चिट्ठा है, और उसमें सरकारी अधिकारियों की मिली भगत के बारे में जो रिपोर्ट दबा दी गई थी,
पूरी तरह से। और शायद अगर मैं नहीं निकालता उस रिपोर्ट को और लोगों के सामने नहीं लाता, तो वो मंत्रालय के किसी कोने में धूल फांक रही होती थी। तो वो जब मैंने सामने लाया, उसके बाद जैसे जांच करते गए, इन्वेस्टिगेशन करते गए, तो नए नए चीजें सामने आती गई। मेरी रिपोर्ट को आधार बनाकर पीआईएल भी फाइल गई थी मुंबई हाई कोर्ट के अंदर। 12 बड़े पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डीसीपी रैंक के थे, दो दो एमएलए वगैरह गिरफ्तार हुए। और यहाँ से तेली का जो पतन था, जो शुरू हुआ था, उसके बाद और कभी जो जेल में जो गया था, कभी बाहर नहीं आ पाया। आगे जाके अलग अलग मामलों में भी उसको सजा हुई। तो ये जो तमाम चीज है, जो वॉल्यूम 2 है, उसमें आएगा कि जो तेलगी है, उसका जो साम्राज्य बना था, कैसे बिखरता है, कैसे वो एक्सपोज होता है, और साथ ही उसके पर्दे के पीछे काम करने वाले जो जो लोग थे, वो किस तरह से सामने आते, इसकी पूरी कहानी है जो आने वाली है। संजय जी, इस हिस्से में, इस वॉल्यूम में तेलगी के पतन की कहानी के साथ साथ आपकी भी कहानी है। आपने जब इस घोटाले का पर्दाफाश किया तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आपको भी धमकियां आई, आपको भी फंसाने की कोशिश की गई। किस तरह का संघर्ष आपने किया था उस दौरान? देखिए, बहुत ही पेनफुल, बहुत ही संघर्ष भरा दौर था। और उस दौरान बहुत सारे पत्रकार साथियों ने साथ में खड़े रहते, जिसमें आप भी थे, जिन्होंने काफी उस दौरान में सपोर्ट किया था। आपने खुद काफी स्टोरीज थी इससे जुड़ी ब्रेक की थी। तो जो वॉल्यूम 2 आ रहा है, जिसके अंदर मेरा जो किरदार है वो आएगा, और एक बहुत ही टैलेंटेड अभिनेता है गोदान कुमार, जिसने किरदार निभाया है, जिसमें बताया गया किस तरह से मेरी रिपोर्ट हासिल होती है और कैसे मैं पूरा पर्दाफाश करता हूँ। बहुत ही एज अ पत्रकार कहा जाए कि अलग अलग तरह के दबाव तमाम वगैरह आए थे। अंडरवर्ल्ड से धमकी आई थी, कैरेक्टर के बारे में भी बात की गई थी। यहाँ तक कि बहुत फेमस किस्सा था, जो आप भी जानते हैं, कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, होम मिनिस्टर छगन भुजबल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से जब सवाल पूछा, तो मुझे कह दिया था कि इस तरह का कोई सवाल पूछेगा तो चप्पल उतार के मारूंगा। तो अलग अलग लेवल के बहुत सारे दबाव आए। और मैं आपको बता दूं कि जब इतने बड़े बड़े लेवल के पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हो, इतने बड़े बड़े एमएलए और बाहुबली नेता जब शामिल हो, तो किस तरह का दबाव आ सकता है, आपको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि ये सन 2003 की बात हो रही है, 20 साल पहले की करीब है। तो आज के दौर में जो पत्रकारिता हो रही है, उसके चश्मे से, उसके परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए। 2003 में एक अलग तरह की पत्रकारिता होती थी, या मैं कहूं कि तब पत्रकारिता होती भी थी। जो आज होती है कि नहीं, किस अनुपात में होती है, ये मेरे के दर्शक भी जानते हैं। तो बहुत सारा हमने दबाव उसमें झेला था, धमकियां भी आई थी, अलग अलग तरह के दबाव आए थे, अलग अलग तरह के प्रलोभन भी दिए गए थे। लेकिन मुझे लगा कि ये तमाम चीज को मैंने दरकिनार करना ही सही समझा, और कैसे दबाव से उभरा जाए, इस पे पूरा का पूरा कंसंट्रेशन था। क्योंकि देखिए, इस तरह के घोटाले बार बार नहीं होते। जब हम 30,000 करोड़ के घोटाले की बात करते, तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट था, और वो भी साल 2003 का जो 30,000 करोड़ है, आज कुछ नहीं तो लाख 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। तो इतना जो पैसा था, वो था किसका? वो जनता का पैसा था, जो सिस्टम में से चोरी करके किया गया। 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर भलाई के कामों पे खर्चा किया जाए, तो कितने लोगों का भला हो सकता है। तो ये एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी हो गया था। तेलगी जैसे व्यक्ति का या स्कैमस्टर का फॉल होना बहुत जरूरी था, और अकेले वो नहीं, उसके आसपास में जितना भी तंत्र था, उसके अपने जो तंत्र थे वो, और साथ ही सरकारी तंत्र जो था, उसको भी एक्सपोज होना बहुत जरूरी था। और इसीलिए किया। और मैं आपको बता दूं, इस तरह के पत्रकार के जीवन में इस तरह की बार बार चीजें नहीं आती। अब घोटालों के भी, इंडिपेंडेंट इंडिया के घोटालों की बात करेंगे, तो गिन के 4-5 घोटाले को आप गिन सकते हैं। बोफर्स घोटाले की आप बात कर सकते हैं, हर्षद मेहता घोटाले की बात करें, तेलगी स्कैम के बारे में, इस घोटाले की बात करते हैं, और शायद 2-3 लोग को कर देंगे। तो किसी पत्रकार के लाइफ में इस तरह की बड़ी खबरें और इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है। और मुझे अच्छा लगा कि आगे जाकर मैंने इस पे किताब भी लिखी थी, और फाइनली जब आज वेब सीरीज के तौर पे चीजें सामने आ रही है कि पत्रकार का एफर्ट किस तरह था, उसने किस तरह से चीजें लाई, तो एक बहुत अच्छी फील भी होती है कि आखिरकार सामने कैसे तो आई बात। संजय जी, इसकी भी एक कहानी है। आपकी किताब लिखी आपने 2003 में, घोटाले का पर्दाफाश हुआ, उसके बाद 2004 में शायद आपने किताब लिखी, और 2004 में किताब लिखने के बाद इस पर वेब सीरीज इतने सालों बाद, लगभग 19-20 साल बाद अब जाके ये स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। तो इसकी भी अपनी एक कहानी है। क्या पहले कभी कोई आपसे किसी ने संपर्क नहीं किया कि इतनी शानदार स्टोरी है, इतना इसमें एक्शन है, ड्रामा है, तो इतनी नाटकीयता है उसमें, तो पहले उसको फिल्म बनाने के लिए किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया? वो कहानी क्या है, वो भी दिलचस्प है।
जी बिल्कुल, असल में बात ये हो रही है 2004 की, जब व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थे, ना आपका ट्विटर था, ना फेसबुक था, कुछ नहीं था, स्मार्टफ़ोन का भी दौर नहीं था। ये उस दौर की बातचीत है। तो एज़ अ रिपोर्ट लेखक के तौर पे ज़्यादा स्कोप नहीं था, तो किताब मैंने 2004 में लिखी थी। किताब लिखने के दौरान ही मुझे महेश भट्ट थे, उन्होंने संपर्क किया था और महेश भट्ट ने कहा कि भई मैं इस पे एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने किताब को पढ़ा और उन्होंने उसके बारे में अनाउंसमेंट भी की थी और फ़िल्म में तय ये हुआ था कि पूजा भट्ट जो है, जो महेश भट्ट की बेटी है, उसका निर्देशन करने वाली थी। इरफान खान जो थे वो तेलगी का जो रोल निभाने वाले थे। मेरा वाला जो कैरेक्टर था उसके लिए आइदर मनोज वाजपेयी या फिर अजय देवगन के नाम पे चर्चा चल रही थी। नीलेश मिश्रा करके जो बहुत फेमस सॉन्ग राइटर और पत्रकार रहे हैं, वो उसका स्क्रीन प्ले लिखने वाले थे। शुरुआत की सारी बातचीत वगैरह हो गई, लेकिन उसके बाद में वो बात आगे बढ़ी नहीं। अनाउंसमेंट के बावजूद नहीं बढ़ी और उसके बाद मैं आपको कि किताब को क्रूड भाषा में कहूंगा, किताब डब्बे में पड़ी रही, किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साल 2019 की बात है कि सोनी लिव वाले मुझे ढूंढते ढूंढते आए 2019 के अक्टूबर में और उन्होंने कहा कि वो मेरी किताब के ऊपर फिल्म बनाना चाहते हो। मैं आपको बता दूं कि सोनी वाले जब आए थे तो उन्होंने मुझे जो रेफरेंस दिया था वो बोला उन्होंने कि आपका नंबर जितेंद्र दीक्षित से हमको मिला है और उन्होंने ही कहा था कि अगर इसमें कुछ काम करना है तो आपसे बनाओ। तो उन्होंने मुझे संपर्क किया था, फिर उनसे बातचीत वगैरह हुई। अब मुझे तब तक पता भी नहीं था कि ये वेब सीरीज होती क्या है। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, तो पता नहीं था। तो पहला पहला क्वेश्चन उनसे था कि यार वेब सीरीज क्या होती है, ओटीटी क्या होता है। फिर धीरे धीरे चीजें पता चली और उनसे बाद में बात हुई। दरअसल में इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन बीच में जो 2 साल कोविड की वजह से हर चीज डिले हुई थी, इस वजह से ये भी डिले हुई थी। और फाइनली जो 2004 में मैंने किताब लिखी थी तो मुझे अंदाजा नहीं था कि एक दौर इंटरनेट का आएगा, डिजिटल क्रांति होगी, ओटीटी नाम की चीज होगी। मुझे पता ही ना था जब मैंने किताब लिखी थी। किताब तो मैंने इसलिए की थी कि एक डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी था कि आगे आने वाली पीढ़ी को या लोगों को पता चल सके कि ये किस तरह का स्कैम हुआ था और कैसे हुआ था। संजय जी, जब भी किसी किताब को स्क्रीन पर अडेप्ट करते हैं, चाहे फिल्म बनाते हैं या सीरियल बनाते हैं, ओटीटी के लिए वेब सीरीज बनाते हैं, तो कई बार क्रिएटिव लिबर्टी भी ली जाती है प्रोड्यूसर्स की ओर से, डायरेक्टर्स की तरफ से। तो मुझे ये बताइए कि आपकी किताब पर ये जो वेब सीरीज बनी है वो हकीकत के कितने करीब है, कितनी इसमें कल्पना है और कितनी हकीकत है? देखिए, आपको पहले सब इस सवाल के जवाब में सबसे पहले समझना पड़ा कि ये 2 अलग-अलग मीडियम है। एक तरफ है ओटीटी या वेब सीरीज़ का मीडियम है जो ऑडियो विजुअल्स है, जहाँ पे बहुत ही सिंपल और एंटरटेनिंग तरीके से कहानी कहनी चाहिए और दूसरी तरफ होती है किताब। किताब में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मोर फैक्चुअल चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट होती है। किताब का एक अपना अलग पाठक वर्ग होता है और वेब सीरीज़ का अपना एक दर्शक वर्ग होता है। तो दोनों वर्गों को कैटर करते हुए चीज़ें होती हैं। तो वेब सीरीज़ में आम तौर पे देखा गया, ना सिर्फ इस वेब सीरीज़ में, लगभग हर वेब सीरीज जो रियल इंसिडेंट पे बनती है कि कई सारी क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है कि कहानी को बहुत एंटरटेनिंग तरीके से कहा जाए, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखी जाती है और इस सीरीज में भी ध्यान में रखी गई कि जो फैक्ट थे, रियल जो फैक्ट थे, उससे किसी लेवल पे खिलवाड़ नहीं किया गया है। और खासकर मेरी किताब के अंदर भी, किताब में तो पूरे नाम, रियल नाम के साथ हर चीज को डिटेल में दिया गया और उसको एक बहुत सिंप्लीफाइड और एंटरटेनिंग तरीके से वेब सीरीज के अंदर बताया गया था। और अभिनेता ने भी अपने पहले वॉल्यूम में देखा, कमाल का अनुभव किया, अभिनय किया हुआ है। तो इसमें भी लिया गया, लेकिन आपको एक समझना चाहिए कि देखते वक्त में जैसे जो क्रिएटिव चीजें हैं वो आपको बहुत आसानी से चीजें समझा देगी और किताब है वो फैक्चुअल होगी। तो मेरा हमेशा कहना ये होता है कि आप किताब भी पढ़िए, आप वेब सीरीज भी देखिए, आपको एक दुगना आनंद आएगा। संजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी किताब या जो आपने तेलगी स्कैम का, घोटाले का जिस तरह से पर्दाफाश किया, वो एक खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उस जैसी पत्रकारिता हम आज नहीं देखते हैं। मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगा संक्षेप में कि तब की पत्रकारिता में, यानी कि अब से 20 साल पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में आप क्या फर्क पाते हैं? देखिए, मैं बहुत ज्यादा फर्क पाता हूँ उस तरह की पत्रकारिता में और आज के तौर के पत्रकारिता में। इनफैक्ट हम देखेंगे कि पिछले 15-20 साल में कितने स्कैम है जो सामने आए हैं। पत्रकारिता तब जो एक रियल पत्रकारिता हुई करती थी, पत्रकारों का सम्मान हुआ करता था और बहुत ही न्यूट्रल ग्राउंड पे रह के हम रिपोर्टिंग किया करते थे। आज ये चीज पिछले 10 सालों में ये चीज गायब हो चुकी है कि पत्रकार न्यूट्रल ग्राउंड पे नहीं रहता। आज जब भी दर्शक टीवी खोलता है तो उसको पता होता है कि भाई ये जो पत्रकार है या जो एंकर चीख चिल्ला रहा है वो किस तरफ बैठा हुआ, किसके पाले में बैठा हो, वो उसको पता चल जाता। और ये पत्रकारिता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज हुई है। लेकिन मेरा कहना है कि जो नए आने वाले जो पत्रकार
पत्रकार है उनके हाथ में बहुत, खासकर जो डिजिटल मीडियम है, जैसे जिस मीडियम पे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, ये जो मीडियम है ये अपने आप में बहुत सही तरह की पत्रकारिता कर रही है और आपको किसी प्लेटफॉर्म की गरज नहीं है। अगर आप पत्रकार हैं, आपके पास पत्रकार की वैल्यू है तो ये है। तो 2003 में रियल पत्रकारिता होती थी, 2023 में पत्रकारिता हो भी रही है या नहीं रही है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और मेरे जो समकक्ष, हमारे जो समकालीन पत्रकार है, उनको भी मेरी एक एडवाइस रहती है कि देखिए, ओटीटी के मामले में गोल्डन पीरियड चल रहा है, यहाँ पे रियल कहानियों की और रियल इंसिडेंट्स की कहानियों की बहुत ज्यादा डिमांड है बॉलीवुड के अंदर, और उनको चाहिए कि ये जो इस तरह का जो अपॉर्चुनिटी है उसको एनकैश करें। उन्होंने जो अच्छा काम किया है, जो एक्सपोजर किया हुआ, उसको कहीं ना कहीं से सामने लाने का काम करें। और ये भी पत्रकारिता से कम नहीं है, क्योंकि ओटीटी पे जो आने वाले वेब सीरीज और ये है, यही आगे के दौर में इसी को इतिहास के तौर पे देखा जाएगा कि किसी भी स्कैम को समझना हो तो लोग शायद किताबें कम खोलेंगे और ओटीटी पे जो सीरीज वगैरह है वो ज्यादा करेंगे। तो उनको चाहिए, पत्रकारों को भी, कि जो लिख रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, किताबें भी लिखिए, और अगर जहां तक पॉसिबल हो कि ओटीटी के जो मार्केट है, डिमांड है, उसको फुलफिल करने की भी कोशिश करें। जी, धन्यवाद संजय जी। तो मैंने आपकी मुलाकात करवाई स्कैम 2003 के असली हीरो से और उसके लेखक से। स्कैम 2003 ये 2 माध्यमों पर उपलब्ध है, स्क्रीन पर भी उपलब्ध है और किताबों की शक्ल में भी उपलब्ध है। आप जिस भी माध्यम से इस कहानी के भीतर जाना चाहते हैं, इस कहानी को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर ये हिंदी में, अंग्रेजी में और मराठी में 3 भाषाओं में ये किताब प्रकाशित हुई है। तो अगर आप स्क्रीन के बजाय अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और 3 नवंबर से ये किताब स्क्रीन पर भी, स्क्रीन एडेप्टेशन इसका जो है वो जारी हो जाएगा। सोनी लिव पर आने वाला है स्कैम 2003 का दूसरा हिस्सा, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।